अंकिता के लिए लगातार पूरा उत्तराखंड जो है न्याय की मांग कर रहा है। अंकिता के हत्यारों को फांसी देने की बात लगातार की जा रही है और इसी कड़ी में आज ऋषिकेश में यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है। लगातार आवाज उठाई जा रही है। मैम, अंकिता के लिए आवाज लगातार आप उठा रही है और पहले दिन से आपको हमने देखा है जब अंकिता का साथ आप दे रही थी और आज इतना समय हो चुका है, लेकिन अंकिता के हत्यारों को क्या फांसी हो पाएगी? फांसी कहीं नहीं लगता है हमें। राज्य सरकार जिस प्रकार से 19 तारीख से और आज 15 तारीख हो चुकी है, जिस प्रकार से ये लिपापोती का काम किया जा रहा है, जिस प्रकार से वीआईपी को और राज्य मंत्री के बेटे को बचाने का काम कर रही है, उस प्रकार से हम सब देख रहे हैं। मैं एक युवा बेरोजगार भी हूँ, 2 डिग्री के बावजूद भी हम बेरोजगार हैं। मैं सब देख रही हूँ, हम कोई अनपढ़ नहीं है, ये कोई आंखों में पट्टी नहीं बंधी हुई है हमारी, सब देख रही हैं। चाहे कोई अनपढ़ भी होगा लेकिन उसको फिर भी सब कुछ दिखाई देता है ना। ये एक क्या चल रहा है राज्य में, ये उस रिजल्ट में ही देखा जाए। जब मैं 19 तारीख को वहां पे गई थी, वहां जब मैं गई, वहां मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं बीजेपी में थी, बीजेपी में 1 साल से काम कर रही थी। प्रेमचंद्र अग्रवाल को 20,000 वोटों से जिताने में मेरा भी अहम रोल है। मैं बीजेपी को, मेरा खानदान ही बिलोंग करता है, लेकिन मैं दलगत की राजनीति नहीं करती हूँ। मैं खिलाफ जाऊंगी उनके, उन भ्रष्टाचारियों के, मैं खिलाफ जाऊंगी उनके जो भ्रष्टाचार करेंगे, मैं खिलाफ जाऊंगी उनके जो इस प्रकार का माँ बहन बेटियों का शोषण करेंगे। मैं 19 तारीख से लगातार जब मैंने उस रिजल्ट के बारे में सुना, पुलकित आर्य उनके खिलाफ बारे में जब मैंने सुना, 3 लड़के मुझे वहां ऐसे मिले जो वहां जॉब करते थे। उन्होंने कहा हमने यहाँ 3 महीने 4 महीने जॉब किया और जब हम तनख्वाह मांगते थे बदले में हमें मारा और भगाया। एक लड़का उनमें से इन्होंने 15 से 20 दिन उनको बंधक बना के रखा। उनको और कोई पिंजरे की बात भी सामने आई थी कि पिंजरे में रख के उनको मारा जाता था। पिंजरे उन्होंने भी कहा कि पिंजरे में रख के मारा जाता था और उनकी कोई वहाँ था ही नहीं कोई पूछने वाला। बंजर में वो रिजल्ट है। अरे ये राज्य मंत्री है, मैं खुद पूछती हूँ उनको, राज्य मंत्री है, पैसे वाला है, इतना ऋषिकेश पढ़ा हुए है, उनके काले करतूत करने का कारनामा नहीं था, इतना ऋषिकेश पढ़ा हुआ है, क्यों बीच बाजार में उन्होंने ये काम करने का धंधा क्यों नहीं खोला? उनकी काली करतूत थी। अभी तो नहीं हो गया, न कोई शासन न प्रशासन संज्ञान में ले रहा है, उसके नीचे तहखाना है। मैंने सुना पूरे जो वो गाँव वाले हैं वो कह रहे हैं उसके नीचे तहखाना है। तहखाना बनाने की जरूरत क्या पड़ी वहाँ? अभी प्रियंका भी गायब चल रही है, उसका भी कुछ पता नहीं चल पाया कि आखिर वो गई कहाँ, जो या इससे पहले वहाँ मैं बार-बार यही पूछ रहा हूँ, प्रियंका नाम की लड़की आखिर कहाँ है? न वो अपने माँ बाप के पास है, न वो आखिर पूरे भारत में है, न वो ये उत्तराखंड में है, आखिर वो गई कहाँ? मैं दावे के साथ बोलती हूँ, वो इन्होंने इसी प्रकार जिस प्रकार वो अंकिता का लापता कर रहे थे, इसी प्रकार उन्होंने उसका मर्डर किया है, उसी प्रकार उन्होंने वो खूनी नहर है, इसी प्रकार उन्होंने उसको वही नहर में डाल के और इसी प्रकार जैसे अंकिता को उन्होंने लापता कर रहे थे, इसी प्रकार उन्होंने किया है। पटवारी इनका अपना है, वो पटवारी भी मैं इतना संगीन आरोप लगा रही हूँ और दावे के साथ लगा सकती हूँ, वो पटवारी भी राज्य मंत्री विनोद आर्य ने बैकडोर से हो, चाहे वो किसी भी प्रकार हो, बिना एग्जाम दिए हो, चाहे एग्जाम दे के भी बैठा हो, वो बिना परीक्षा दे के वो वहाँ धांधली करके वो पटवारी बना हुआ है। वो कहीं से भी पटवारी नहीं लगता है। मैं चैलेंज करती हूँ, उसे आज भी परीक्षा में बिठा दिया जाए, 100 नंबर में से अगर 10 नंबर ला देता है तो मैं मान जाऊँ उस पटवारी को। कहीं न कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि अंकिता हत्याकांड को गैर इरादतन हत्या का रूप देने की कोशिश की जा रही है और सबूतों को और सारी चीज़ों को कहीं न कहीं उस पर एक लीपापोती का काम हो रहा है? आप तब से अब तक देख ही रहे हैं। मेरे धन्यवाद देती हुई इन मीडिया कर्मियों को जिन्होंने ये काम उछालने का प्रयास किया है, लगातार हमारे साथ बराबर काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से उस दिन से आप देख रहे हैं कि वो जो बॉडी पानी से निकाली भी गई, वो मेरे भाई कविंद्र सजवान की देन है। वो मेरे यहाँ से कविंद्र भाई है। वो बॉडी इसलिए 8 घंटे में मुमकिन हुई, वरना वो बॉडी अगर कोई और SATR की टीम होती, वो बॉडी मुमकिन नहीं होती। मैं इतना भी बता देना चाहती हूँ।
और जिस प्रकार वो एम्स में लाए, मैं तुरंत एम्स में चली गई थी। जिस प्रकार इन्होंने 3 घंटे का हवाला दिया था कि 3 घंटे के अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो जाएगी, और 3 घंटे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो गई थी। और उसके बाद इन्होंने जैसे तैसे करके जब हमने ये कहा कि हमें ये वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, इन्होंने सार्वजनिक करने की बजाय हम पे लाठी डंडा चलाए और अंकिता के पापा को पुलिस प्रशासन ने दबाव में लाए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की। आपको हम पहले दिन से देख रहे हैं, जब अंकिता को एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा था, आप एम्बुलेंस के आगे लेट गई थी। लगातार आपने आवाज़ उठाई, और जब अंकिता का अंतिम संस्कार हो रहा था, उस समय भी 5:30 बजे तक सभी लोग एकजुट थे कि अंकिता का अंतिम संस्कार नहीं होगा जब तक पोस्टमार्टम सार्वजनिक नहीं हो जाता। लेकिन 6 बजे अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उनके जो पिताजी थे, उन्होंने ये फैसला कर लिया कि अंतिम संस्कार कर लेते हैं? यही सवाल मैं राज्य सरकार से भी पूछूंगी, यही सवाल मैं बार बार पूछूंगी कि आखिर इतनी क्या आफत आन पड़ी थी कि आपने एक हिंदू धर्म रीति रिवाज के विरुद्ध 7 बजे, 6 से 7 बजे के बीच में शाम के टाइम अंतिम संस्कार किया। कितना जघन्य अपराध किया आपने। एक जघन्य अपराध तो विनोद आर्य के बेटे और उन तीनों आरोपियों ने किया, उसके बावजूद राज्य सरकार भी उसमें कातिल है ना। उसके बावजूद उसमें एम्स भी कातिल है। जितने दोषी वो तीनों आरोपी हैं, उतने ही दोषी एम्स भी है, उतने ही दोषी राज्य सरकार भी है, उतने ही दोषी डीएम भी है, उतने ही दोषी विधायिका भी है, उतने ही दोषी वो पटवारी भी है। मैं सबको आघात करना चाहती हूँ कि आप जिस प्रकार से उसमें लिपापोती करके बचाने का प्रयास कर रहे हैं, हम चुप बैठने वाले नहीं है। आप चाहे उनको कहीं से भी बचा लो, हम उनको आप छुटा के लाओ, हम तब भी हम जनता इकट्ठी होकर उनको चौराहे पे आग लगाने का काम करेंगे। अभी आपको भाजपा से निष्कासित भी कर दिया गया है भ्रष्टाचार के और इन सारी चीजों के खिलाफ आप आवाज उठा रही हैं, तो क्या यही वजह रही कि आपको भाजपा से निष्कासित किया गया? बिल्कुल। और क्या किया था मैंने केवल 2 चीजों की मांग की थी रिजल्ट में चाहके। 19 तारीख का वीडियो मैंने सार्वजनिक भी किया है। केवल 2 चीजों की मांग मैंने की थी मुख्यमंत्री जी से। मैंने कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी, अंकिता के हत्याकांड की पुष्टि हो गई है कि अंकिता का मर्डर हो चुका है, और अगर इन तीनों अगर ये पुष्टि हो गई है कि इन्होंने ही अंकिता का मर्डर किया है, तो इनको भी फांसी की सजा हो जानी चाहिए। अगर रिजल्ट इसमें दोषी पाया जाता है तो इस रिजल्ट पे योगी आदित्यनाथ जी की तर्ज पे इस रिजल्ट को इस पे बुलडोजर चला के ध्वस्त किया जाए। अब बुलडोजर चला भी मैंने अपने जो हमारा बीजेपी कार्यकारिणी का ग्रुप है उसमें मैंने सेंड किया था, और 21 तारीख को निर्मला उनियाल और वीरभद्र मंडल की जो महामंत्री है सुंदरी कर्नवाल ने मुझे निष्कासित कर दिया था। अभी तक ऋषिकेश की तरफ से मुझे किसी भी प्रकार का न तो कोई फोन आया, न उन्होंने सुंदरी कर्नवाल और निर्मला उनियाल पे कोई कार्यवाही की। इसका मतलब साफ और स्पष्ट दिखाई देता है कि इनकी मंशा साफ थी कि दलगत की राजनीति होगी, विनोद आर्य को बचाने का काम किया जाएगा, और ये जो आरएसएस का नेता जो ये अभद्र टिप्पणी अंकिता के पापा पे कर रहा था, इनको भी बचाने का काम किया जा रहा है। तो अभी क्या आने वाले समय में आप किसी और पार्टी को ज्वाइन करेंगे? मैं किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करूंगी। मैं प्रधानमंत्री को फॉलो करती हूँ, मैं जेपी नड्डा को फॉलो करती हूँ। मैं उनके जो एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नीति चाहे आखिर उनकी फेल होती दिख रही है ना, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके कुछ न कुछ कार्य समाज के हित में होते हैं। लेकिन ये राजनीति केवल ऋषिकेश की गंदी हुई है, ऋषिकेश में उनकी दलगत की नीति हुई है। मैं इनको नकारती हूँ केवल, क्यों कि इससे पहले गुमानीवाला के फाटक पे एक उत्तराखंड से बाहर की आई हुई लड़की के साथ में बलात्कार हुआ था, वहां के लिए इन्होंने मुझे फोन किया था। बीजेपी महिला मोर्चा ने, निर्मला उनियाल ने मुझे फोन किया था कि ऋषिकेश कोतवाली को घेर रहा है और वहां दबाव बनाना है कि उस लड़के के साथ न्याय हो जाना चाहिए। अगर ये वहां के लिए न्याय मांग सकती है तो ये अंकिता के लिए भी खड़ी हो सकती थी। कहीं ना कहीं इन्होंने दलगत की राजनीति की है, तो मैं दलगत राजनीति का विरोध करती हूँ। मैं सत्य के साथ खड़ी होंगी और हर किसी महिला के साथ खड़े होने के लिए तैयार हूँ। मैं इस दलगत की राजनीति में नहीं पड़ूंगी, लेकिन मैं हर किसी महिला का सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। मैं दलगत की राजनीति में नहीं पड़ती हूँ। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा आवाज उठाऊंगी, क्यों, मैं बेरोजगार भी हूँ।
सर, अंकिता हत्याकांड को लेकर के लगातार न्याय की मांग आप कर रहे हैं, लगातार बातें सारी हो रही हैं कि अंकिता को न्याय मिले, तो क्या लगता है कानून तो सबूत पर चलती है ना कि भावनाओं पे, तो सबूतों के आधार पे क्या ये लड़ाई हम जीत पाएंगे? हम इस लड़ाई को ज़रूर जीतेंगे क्योंकि सबूतों के साथ खिलवाड़ ज़रूर हो रहा है, लेकिन जो खिलवाड़ हो रहा है, जनता उस चीज़ को समझ रही है और जनता इतनी समझदार हो चुकी है कि उस खिलवाड़ को ना सिर्फ समझ रही है, बल्कि उसको एक्सपोज़ भी कर रही है। इसका ताज़ा उदाहरण ये है कि जो अभी 2 दिन पहले जो डीएनए रिपोर्ट आई है, जिस डीएनए रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि अंकिता के साथ बलात्कार नहीं हुआ है, उस डीएनए रिपोर्ट के ऊपर ही बड़ा सवाल है। वो इसलिए बड़ा सवाल है क्योंकि डीएनए रिपोर्ट जब ये कह रही है कि बलात्कार नहीं हुआ, तो उसका आधार क्या है? बलात्कार हुआ है या नहीं हुआ है, इसको जांचने के कुछ तरीके होते हैं। अगर हम जाएं सीमेन वाले मेथड से, जहां पे सीमेन चेक किया जाता है, तो 5 दिन तक अगर डेड बॉडी पानी में है तो सीमेन के नामो निशान रहने की कोई भी संभावनाएं नहीं रह जाती हैं। उसके बाद आता है टू फिंगर टेस्ट। टू फिंगर टेस्ट में अप्रैल 2013 में सुप्रीम कोर्ट क्लियरली ये बात बोल चुका है कि महिला का टू फिंगर टेस्ट एक महिला डॉक्टर ही कर सकती है। लेकिन जब हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि एक भी महिला डॉक्टर शामिल नहीं थी पैनल में। तो यहाँ पर जो डीएनए रिपोर्ट, जो प्रायोजित डीएनए रिपोर्ट है, उसके ऊपर एक बड़ा सवाल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबूत बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ये जो सत्ता है, जो सत्ता पक्ष है, जो व्यवस्था है, उन सबूतों के साथ छेड़खानी करने का प्रयास कर रही है और ये हमें इस हत्याकांड के पहले दिन से देखने को मिला है। जिस प्रकार से एफआईआर को दर्ज करने में समय लगा, जो मुख्य अभियुक्त हैं उसमें पटवारी का नाम शामिल नहीं किया गया, जो मुख्य अभियुक्त हैं उनके पिताजी से अभी तक कोई पूछताछ नहीं हुई है। तो ये सारा का सारा जो एक खेल है, ये इसी तरफ इंगित कर रहा है कि एक बहुत बड़े व्यक्ति को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जो वीआईपी, जो जिसके बारे में हमें अंकिता के चैट में पता चलता है, उस वीआईपी को बचाने के लिए सारा षड्यंत्र किया जा रहा है। वीआईपी का नाम तक अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है। आम जनता जानना चाहती है कि कौन वो वीआईपी थे जिसके लिए अंकिता जो है, अंकिता का मर्डर हो गया, वो आज इस दुनिया में नहीं है, तो आखिर वो था कौन जिसकी वजह से अंकिता को अपनी जान गंवानी पड़ी? अगेन इसमें जैसा आपने कहा कि भावनाओं को अगर हम, भावनात्मक मुद्दा है, लेकिन अगर हम भावनाओं को अगर अलग करें तो भी वीआईपी के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। वो क्यों होनी चाहिए? क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन इंडिया में लीगल नहीं है और वहां पर प्रोस्टिट्यूशन हो रहा था। इस बात के सबूत हमें उस चैट से पता चलते हैं। तो प्रोस्टिट्यूशन में जो भी इन्वॉल्व है, पुलकित आर्य और उसकी जो टीम है, इसके अलावा प्रोस्टिट्यूशन में वो लोग जो एक्स्ट्रा सर्विस मांग रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं कल्प्रिट है, वो भी आरोपित है। तो उनके खिलाफ एफआईआर अभी तक क्यों नहीं हुई है? उनका नाम अभी तक उजागर क्यों नहीं किया गया है? अगेन मैं बार बार ये कह रहा हूं कि एक बड़े व्यक्ति को छुपाने का प्रयास हो रहा है, लेकिन जनता अब गुमराह नहीं होने वाली है। जनता को अपने कानूनी अधिकारों के बारे में पता है। जनता इस वक्त ये महसूस कर पा रही है कि उसका अस्तित्व खतरे में है। पहाड़ का, पहाड़ियों का, पहाड़ की बेटी का अस्तित्व खतरे में है। और यहाँ पे सिर्फ जब मैं पहाड़ बोल रहा हूं तो मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूं, यहाँ के निवासियों की बात कर रहा हूं। वो अंकिता भंडारी थी, वो अंकिता गुप्ता भी होती तो भी हम इसी तरीके से मुखर होकर अपनी बात रखते। तो हमें और जोरदार तरीके से अपनी आवाज उठानी पड़ेगी क्योंकि ये जो सत्ता है, व्यवस्था है, ये बहरी है। अभी तक अगर देखा जाए जितने भी केसेस हुए हैं, फिर चाहे वो निर्भया केस हो या फिर अंकिता का एक और केस है जो झारखंड से आया था, उन सब में एक बात देखी जाती है कि सालों लग जाते हैं लेकिन न्याय नहीं मिल पाता है। लोग कैंडल लेके सड़कों पर निकलते हैं, कुछ दिन हल्ला होता है और फिर भूल जाते हैं, लेकिन न्याय मिलने में बहुत समय लग जाता है। और इस बार एक गरीब परिवार की बेटी है और अपराध करने वाले पैसे वाले पावरफुल लोग हैं, तो क्या गरीब परिवार की बेटी को न्याय मिल पाएगा? क्योंकि कोर्ट जो है भावनाओं पर नहीं सबूतों पर चलती है। तो कितने मजबूत हम सबूतों के आधार पर है और कितने होने चाहिए? देखिए, जो आपने कहा कि ये प्रक्रिया में समय लगता है, समय लगता है और वो जरूरी भी है। समय लगना चाहिए। इंग्लिश में कहावत है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी अगर न्याय देर में होता है तो इसका मतलब है न्याय नहीं होता। लेकिन उसके इतर एक और कहावत है कि जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड, यानी जितना जल्दी अगर न्याय होता है तो ऐसा भी हो सकता है कि वो अन्याय हो। तो जो व्यवस्था है, अगेन हम वही बात कर रहे हैं कि ये एक प्रकरण हुआ है, हमारी भावनाएं इससे जुड़ी हैं क्योंकि हमारे क्षेत्र में ये हुआ है। लेकिन ये प्रकरण अकेला प्रकरण नहीं है, पूरे देश में इस तरह की घटनाएं रोजाना होती हैं। जितनी देर हम यहाँ पे बात करें उतनी देर में एक बलात्कार हो चुका है। लेकिन कितने लोग हैं जिन्हें फांसी की सजा दी गई है? हमारे पास वो आंकड़े जब हमें पता चलता है तो नहीं दी गई है। आज तक किसी भी बलात्कारी को फांसी की सजा नहीं दी गई है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 वर्ष का उसे कारावास दिया जाता है। और यहाँ पे तो बलात्कार हुआ है और बलात्कार के बाद हत्या हुई है। ये रियरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में आता है और फांसी होनी चाहिए।
लेकिन बात वही है कि कोर्ट भावनाओं पे नहीं चलता, सबूतों पर चलता है। इसीलिए मेरा बार बार ये कहना है कि हमें इस व्यवस्था पर प्रभाव डालना पड़ेगा, दबाव हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा प्रकरण जो है सबूतों के साथ, पूरा व्यवस्था सबूतों के साथ एसआईटी का छेड़छाड़ कर कहना रही है। है कि सारे सबूत जो है सुरक्षित हैं, कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, हमने पहले ही जो सबूत है वो जुटा लिए थे। देखिए, एक चीज आप समझिए, एसआईटी का गठन किसने किया? सरकार ने किया। व्यवस्था किसने बनाई? सरकार ने बनाई। हम किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं वही एक टीम बनाकर हमको दे रहा है कि ये हमें न्याय देगा, तो जो न्याय का सिद्धांत है ये उसके भी खिलाफ है। जिस सीबीआई को जनता चाहती है कि वो भर्ती घोटाले में, अंकिता हत्याकांड में आए, वो सीबीआई आजकल कहीं और ही काम कर रही है। मैं अभी वही न्यूज देख रहा था कि दिल्ली में शराब का मामला चल रहा है, वहां पर सीबीआई भेजी जा रही है, जबकि सीबीआई की डिमांड वहां पर किसी ने नहीं की। वहां पे नागरिकों ने भी सीबीआई नहीं मांगा, वहां पे अपोजिशन पार्टी भी सीबीआई नहीं मांगती है, सत्ता भी नहीं मांगती, उसके बावजूद वहां पे सीबीआई भेजी जा रही है। क्या हमारे पहाड़ की बेटी की इज्जत, उसकी उसका जीवन इतना छोटा हो गया है कि उसके लिए सीबीआई आप नहीं भेजना चाहते, लेकिन आप शराब आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, आप शराब की जांच के लिए सीबीआई का गठन कर रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि एक प्रदेश के तौर पर, नागरिक के तौर पर हमारी वैल्यू क्या है, और थोड़ा सा और निर्मम शब्दों का प्रयोग करूं तो हमारी औकात क्या है इस व्यवस्था के सामने। तो अभी यहाँ पर बैठे सभी लोग आगे क्या चाहते हैं, क्या कुछ चीजें होनी चाहिए ताकि अंकिता को न्याय मिले? सबसे पहले सीबीआई की जांच इसमें होना अति आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एसआईटी जो सिविल सर्वेंट्स के द्वारा बनाई गई है, ये वही सिविल सर्वेंट्स हैं जो जी हुजूरी करते हैं इन पॉलिटिशियंस के लिए, जिनको हम सजा दिलवाना चाहते हैं। तो एसआईटी का गठन भी मैं पारदर्शी तब मान सकता था अगर इसमें न्यायपालिका शामिल होती, अगर इसमें जजेस शामिल होते, तो शायद हमें एक भरोसा होता कि एसआईटी की रिपोर्ट वो दर्शाएगी जो हम चाहते हैं। लेकिन क्योंकि उसमें सिविल सर्वेंट्स हैं, क्योंकि उसमें आईएएस हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, पीसीएस ऑफिसर्स हैं, जिनसे हमें न्याय की उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो खुद इस व्यवस्था का पार्ट है। सीबीआई से हमको इसलिए उम्मीद है क्योंकि वो केंद्रीय एजेंसी है। दूसरा, उस एजेंसी के ऊपर इस लेवल का प्रेशर, इस तरह के जो नेता है वो प्रेशर नहीं डाल सकते। सीबीआई के ऊपर प्रेशर केवल प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, इस बड़े लेवल के नेता डाल सकते हैं। तो जहां तक मुझे लगता है सीबीआई की अगर जांच होती है, तो अभी भी हमें उम्मीद है अपनी केंद्रीय एजेंसी से कि वो पारदर्शी जांच होगी, बजाय इसके कि एक एसआईटी का गठन किया जाए और जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जाए। तो अभी उत्तराखंड की जनता यही चाहती है कि सीबीआई जांच हो ताकि जो सबूत है वो पूरी तरीके से उस पर कोई छेड़छाड़ ना हो और अंकिता को न्याय मिले। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सीबीआई उत्तराखंड पहुंच पाती है, क्या अंकिता को न्याय मिल पाता है, क्या हत्यारों को फांसी हो पाती है। आगे भी ऐसी खबरें आपको दिखाते रहेंगे, जुड़े रहिए जेपी वाल टीवी पर।